हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। मेरी आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, किंतु उस तूफान के आने के बाद भी उस घर में शांति है। पर वो शांति कैसे है, तो आइए जानते हैं कहानी। मुझे मुक्ति चाहिए। अंतिम क्षणों में भी प्रीति की आंखें अपने बच्चों को ही देख रही थी। एक बार उसने दुख से टूट चुके अपने पति को सजल नेत्रों से निहारा। शरद उसके करीब खिसक आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए फुसफुसाया, ना, नहीं जाना, नहीं प्रीति, मुझे छोड़कर नहीं जाना। प्रीति की आंखों की कोरे गीली हो गई। कुछ कहने को अधर हिले और फिर अगले ही क्षण उसकी धड़कन ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें अब भी खुली थी, मानो अपने परिवार को यूं असहाय छोड़कर जाने से विद्रोह कर रही हूँ। शरद ने उसके चेहरे पर बहुत स्नेह से हाथ फेरा और आंखों पर पलकें गिरा दी। प्रीति का निर्जीव चेहरा शरद के आंसुओं से भीगने लगा। मात्र विहीन हो चुके नन्हे बच्चे सहमे हुए पिता से लिपटे थे। कुछ दिन पहले सदा चहकते रहने वाला शरद और प्रीति का यह आशियाना महज 5 दिनों में ही गम के गहरे अंधेरों में डूब चुका था। यह आज की नहीं, करीब 40 वर्ष पूर्व की घटना है। शरद और प्रीति बेहद खुशहाल दंपत्ति थे। 2 बेटों और एक बेटी से घर गुलजार था। प्रीति एक बेहद सरल, सुसंस्कृत और धार्मिक स्त्री थी। अपने घर परिवार में ही उसकी दुनिया बसती थी। शरद के प्राण भी प्रीति में बसते थे। सबसे बड़ा बेटा 12 वर्ष का था, बेटी 10 वर्ष की और सबसे छोटा बेटा 8 वर्ष का। 5 लोगों के इस सुखी परिवार को न जाने किसकी नज़र लगी कि प्रीति बुखार से पीड़ित हो हार्ट से जा लगी। अच्छे से अच्छा इलाज और दवाओं के बावजूद उसका बुखार उतर नहीं रहा था। शरद ने उसकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। चौथे दिन मानो प्रीति को यह एहसास हो गया कि अब चंद सांसें ही और ले सकेगी, तो उसने शरद को अपने पास बुलाया और शरद के गले लगकर सिसक पड़ी। मेरे बच्चों का क्या होगा जी? आप कैसे रहोगे? तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सब समझती हूँ, पर सुनिए ना, मेरी आत्मा तो आप लोगों की फिक्र में ही रहेगी। चैन नहीं मिलेगा मुझे। अरे पागल, मत कहो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, कहकर शरद ने उसका जलता माथा चूम लिया। उसका शरीर भयंकर ताप से ग्रस्त था। शरद ने उसे दिलासा तो दे दिया, पर वह स्वयं जानता था कि यह छलावा मात्र है। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था 24 घंटे क्रिटिकल है। यदि बुखार नहीं उतरा तो आप सभी रिश्तेदारों को खबर कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी अभी कच्ची है। माँ, दया करो माता रानी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरी गलतियों को क्षमा करो। विलाप कर प्रीति रोती रहती और उसका बिलखना देख शरद अपने आंसू रोक नहीं पाता। 5वें दिन प्रीति ने अन्न जल त्याग दिया। कुछ भी मुंह में ले पाने में असमर्थ थी। सिर्फ एक ही बात असुफट से शब्दों में बार बार वह कहती, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे घर का क्या होगा? और दिन के दूसरे पहर वह शांत हो गई। शरद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाली इतनी जल्दी हाथ छुड़ाकर विदा हो गई। जैसे तैसे सारे कर्मकांड वह मशीन की भांति पूरे कर रहा था। सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो चुकी थी। 13 दिन तक रिश्तेदारों की गहमा गहमी थी। 13वीं के बाद सब विदा होने लगे तो वह यकायक घबरा उठा। सोने से इस घर में अब वह और बच्चे कैसे रहेंगे? सबके जाने के बाद वह रात शरद से काटे नहीं कट रही थी। बच्चे तो थक हार कर सो चुके थे, पर वह प्रीति को याद कर पूरी रात आंसू बहाता रहा। सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख खुली और फिर करीब 8 बजे नींद खुली। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे, 8:30 बजे तो बच्चों की बस आती है। आज से तो उन्हें स्कूल जाना था। उन्हें उठाया भी नहीं। सबसे छोटे बेटे को तैयार भी करना है। बच्चों का टिफिन भी तो बनेगा। हे ईश्वर,
मैं कैसे करूं? प्रीति, तुम क्यों चली गई मुझे यूं अकेला छोड़कर? वह फिर सिसक उठा। बस के हॉर्न से उसकी तंद्रा भंग हुई। वह आंसू पोंछते उठा तो चौंक गया। बच्चे रोज की तरह तैयार हो बैग पीठ पर लगाए बस में चल रहे थे। वह भाग कर आया। बेटा टिफिन ले लिया? पापा, बेटी ने मुस्कुरा कर कहा। बाय पापा। छोटू ने हाथ हिलाया और बस चल दी। वह पेशो पेश में पड़ा, सोचता रह गया। अपनी माँ के बगैर एक कदम न चलने वाले मेरे बच्चे इन कुछ दिनों में इतने समझदार हो गए कि खुद ही तैयार हो गए। टिफिन भी बना लिया। वह अंदर आया तो आश्चर्यचकित था। घर एकदम साफ दमक रहा था। बच्चों का कमरा भी सुव्यवस्थित था। किचन में नाश्ता व खाना बाकायदा प्लेटों में ढका हुआ रखा था। वह हैरान था। सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज प्रीति करती थी। एक थर्मस में चाय रखी थी। उसने चाय कप में निकाली और दालान में बैठकर पीने लगा। रोज वह और प्रीति इसी तरह यहीं बैठकर चाय की चुस्कियां लेकर दीन दुनियों की बातें करते थे। वह 10 बजे करीब ऑफिस के लिए निकलता और शाम 7 बजे तक घर आ पाता। आते ही प्रीति गर्मा गर्म चाय और हल्के नाश्ते के साथ उसका इंतजार करते मिलती। दोनों साथ में चाय पीते। प्रीति उसके दिन भर की गतिविधियों के बारे में ध्यान से सुनती। उसकी मुस्कुराहट, बच्चों की चहल पहल देखकर वह सारी थकान भूल जाता। वह ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए कमरे में गया तो एक बार फिर चौंक गया। उसके ऑफिस पहनकर जाने वाले कपड़े प्रेस किए तैयार बिस्तर पर रखे थे। तैयार होकर आया और किचन में गया तो किचन में भी टिफिन लगा रखा था। उसने कांपते हाथों से टिफिन उठाया और ऑफिस को निकल गया। शाम को घर आने पर बेटी चाय लेकर आई और साथ में कुछ सूखा नाश्ता भी। तो शरद ने उसे कस कर सीने से भींच लिया। मेरी गुड़िया, तो इतनी बड़ी हो गई, पापा का इतना ध्यान रख रही है। उसकी आंखें गीली हो उठी। तीनों बच्चे अपने पापा के सीने से लगे हुए थे। अब दिन इसी प्रकार बीतने लगे। रोज शरद आधी रात तक प्रीति की याद में जागता, फिर सुबह देर से ही उठ पाता। उठने पर देखता कि सारे काम हो चुके हैं और बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं। उसकी चाय थर्मस में और नाश्ता प्लेट में रखा हुआ मिलता। टिफिन भी लगा तैयार मिलता। ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस के लिए पहले से ही बाहर रखे मिलते। जब तक वह वापस आता तो बिटिया उसे चाय सूखा नाश्ता दे देती और वह देखता कि रात का खाना भी तैयार है। उसकी जो सबसे बड़ी फिक्र थी कि प्रीति के जाने के बाद घर के काम कैसे होंगे, बच्चों की देखरेख कैसे होगी, वह अब गायब हो गई थी। घर के सभी काम सुचारू रूप से चल रहे थे। धीरे धीरे बच्चों की ओर से वह थोड़ा बेफिक्र होने लगा। आज प्रीति को गए 2 महीने हो चुके थे। वह प्रीति की यादों में डूबा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है, सोचकर वह उठा और दरवाजा खोला। खोला तो देखा उसका पुराने दोस्त राजेश दरवाजे पर था। राजेश को उसने अंदर बुलाया और बोला कि तुम तो बहुत समय बाद आए राजेश। राजेश ने प्रीति के बारे में सब सुन लिया था, इसीलिए वह शरद से मिलने चला आया था। थोड़े समय बात करने के बाद शरद उसे प्रीति के बारे में बताने लगा। राजेश बहुत ध्यान से सुन रहा था। मेरे बच्चे तो एकदम से बड़े हो गए यार, मुझे संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उल्टा वे मुझे संभालते हैं। शरद अपनी रोह में था। बातें करते करते रात का लगभग 2:30-3 का समय हो गया। तू थका हुआ होगा, सो जा, सुबह बात करते हैं, कहते हुए शरद ने अपने साथ ही राजेश के भी सोने की व्यवस्था कर दी। सुबह राजेश जब सोकर उठा तो शरद बरामदे में बैठा सोच में डूबा था। राजेश को देखकर वह चाय ले आया। वाह, तू चाय बनाना भी सीख गया। नहीं, ये तो रक्षा बेटी बना जाती है, सुबह ही थर्मस में रख देती है, मैं बाद में पी लेता हूँ। और नाश्ता, बच्चों का टिफिन, खाना वगैरह बाई लगा रखी होगी ना? राजेश ने पूछा। जरूरत ही नहीं पड़ी। देख, रक्षा और दोनों बेटे मिलकर सब काम कर लेते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे बच्चे अचानक से इतने ज़हीन, इतने जिम्मेदार हो गए। और एक मैं हूँ, मेरी आंख तब खुलती है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। राजेश के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर शरद मुस्कुरा दिया।
राजेश बहुत बारीकी से एक एक चीज देख रहा था। चल नाश्ता कर लेते हैं। शरद नाश्ता निकालकर प्लेट में लगाने लगा। आलू के पराठे का पहला कौर मुंह में लेते ही राजेश चौंका। कमाल है, यह पराठे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे प्रीति भाभी बनाती थी। प्रीति की तो बस अब यादें ही रह गई हैं। शरद ठंडी सांस लेकर बोला। शरद जब ऑफिस के लिए निकला तो राजेश भी अपने एक परिचित के घर निकल गया। शाम के समय ऑफिस बंद होने से आधा घंटा पहले राजेश शरद के ऑफिस पहुंचा। तू यहाँ कैसे? शरद ने पूछा। जरूरी बात करनी है तुझसे। राजेश के चेहरे पर असमंजस वाले भाव थे। हाँ, चल घर ही निकलते हैं, रास्ते में बतियाते जाएंगे। शरद उठते हुए बोला। नहीं, कहीं ऐसी जगह जहाँ तू मेरी बात ध्यान से सुन सके। यह घर पर नहीं हो सकता, राजेश बोला। ऐसा क्या है? प्रीति भाभी के बारे में बात करनी है। अब चलेगा मेरे साथ या नहीं, सारी पड़ताल यहीं करेगा। प्रीति का नाम आते ही शरद चुपचाप राजेश के साथ चल दिया। दोनों एक खाली उजाड़ सी जगह पर बैठे थे। राजेश ने शरद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलत मत समझना दोस्त, पर तेरी तक गलत फहमी दूर करना मेरा फर्ज है। कैसी गलत फहमी? साफ साफ बोल। शरद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि राजेश क्या कहना चाहता है। शरद, रक्षा की उम्र कितनी है? 10 साल। और तुझे लगता है कि एक 10 साल की लड़की अचानक से माँ के जाते ही पूरी गृहस्थी अकेले संभालने लगी, सारे काम करने लगी, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ करती थी? हाँ, कर ही रही है। मैं जानता हूँ बच्ची है वो, पर सारे काम कर लेती है। चल ठीक है, ये बता तो सुबह उठकर काम क्यों नहीं करता, उसकी मदद क्यों नहीं करता? राजेश ने पूछा। मैं बहुत चाहता हूँ पर मैं उठ ही नहीं पाता यार। अजीब सी बेहोशी वाली नींद आती है मेरी। 8 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। ऐसी बेहोशी की नींद तो पहले भी कभी सोया ही नहीं मैं। बल्कि प्रीति के जाने के पूरे 13 दिन मैं सो ही नहीं पाया था। पर उसके बाद से आधी रात मेरी आँख लगती है और देर से ही खुलती है। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? पहले आश्चर्य हुआ था पर अब नहीं लगता। खैर तू सब छोड़, ये बता इन सब बातों से तू साबित क्या करना चाहता है? तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, पर तुझे आज किसी भी हालत में जागना होगा। राजेश बोला। ठीक है, जागूंगा मैं आज। देखूं तो कहना क्या चाहता है। रात दोनों बिस्तर पर चुपचाप पड़े थे पर सोए नहीं थे। घड़ी ने 3 बजाए तो शरद को जमाइयाँ आने लगी। राजेश चौकन्ना था। मैं धीरे से फुसफुसाया, शरद उठ। सोना नहीं? हाँ हाँ, जाग रहा हूँ। आवाज नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो तू सोएगा, ना हिलेगा, ना कोई आवाज करेगा। राजेश ने बेहद धीमी फुसफुसाहट में कहा। शरद ने हामी भर दी। 3:30 बजते बजते गुलाब की हल्की भीनी महक ने शरद के मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया और वह नींद में गाफिल हो गया। शरद, शरद। हाँ, सोने दो यार। शरद ने करवट बदली। शरद उठ, देख मैं क्या कहना चाहता था। उठ, वरना आज बहुत बड़ी सच्चाई जानने से महरूम रह जाएगा तू। राजेश अब भी फुसफुसा रहा था। शरद सुनते ही झटके से उठ बैठा और आंखें मलते हुए वहां देखने लगा जहां राजेश इशारा कर रहा था। वहां देखते ही शरद की आंखें फटी की फटी रह गई। शरद ने आंखें मल मल कर देखा। किचन में प्रीति थी, आटा गूंथती हुई। चूल्हे पर सब्जी की कढ़ाई चढ़ी थी। बर्तन धो पोंछ कर सजाए जा चुके थे। प्रीति, वह बुदबुदाया। उसकी आंखें धुंधली हो आई, आंसू आंखों में से ठुड्डी तक बह चले। चल यहाँ से। राजेश उसे चुप रहने का इशारा कर घसीटते हुए कमरे में ले आया। मुझे प्रीति से बात करनी है। शरद बच्चों की तरह मचल उठा। रुक जा शरद, तू सब बिगाड़ देगा। उसको भनक भी लग गई कि हम सब जान चुके हैं तो वो चली जाएगी हमेशा के लिए। ना, नहीं, मुझे प्रीति चाहिए। कुछ कर राजेश, प्लीज़ कुछ करना। शरद अपने बस में नहीं था। वह गिड़गिड़ाने लगा। राजेश ने मुश्किल से उसे चुप कराया। राजेश आज ऑफिस न जाकर शरद को अपने साथ घर से दूर ले गया। एक मंदिर के हाथे में बैठे वे दोनों चिंतन में डूबे हुए थे कि प्रीति की मुक्ति नहीं हुई शरद, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसके प्राण तुझ में और बच्चों में बसते थे, इसलिए वो लौट आई। वो जाएगी तो नहीं ना?
मुझे बात करनी है उससे। मैं अब जाने नहीं दूंगा उसे। शरद बच्चों की तरह जिद पाले था। शरद वो इस दुनिया की नहीं है अब। जाना तो उसे पड़ेगा ही। दूसरी दुनिया के अपने नियम हैं, उन्हें वो नहीं तोड़ सकती, वरना आजन्म प्रेत योनि में ही रहना पड़ेगा उसे। समझ मेरे भाई। राजेश ने फिर समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं समझना। तो कुछ भी कर, मुझे प्रीति को जाने नहीं देना है। कुछ तो उपाय होगा ना। शरद ने हाथ छोड़ दिए। सर राजेश के पैरों में रख दिया तो राजेश बेबसी में उससे वादा कर बैठा। ठीक है, जैसा कहूँ वैसा ही करना, लेकिन फिर समझा रहा हूँ, प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश इंसान को नहीं करनी चाहिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस तरीका बता, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। शरद अब उतावला हो रहा था। उसके चेहरे पर आशा की एक किरण थी। राजेश उसे सब समझाकर उसी रात अपने शहर वापस लौट आया। वह उस माहौल में और रहना नहीं चाहता था। शरद के लिए वह रात जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, जो खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे आज स्वयं को जगाए रखना था। कैसे भी 3:30 से आगे, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी, हमेशा की तरह एक अनोखी गंध घर में प्रवेश करने लगी। शरद चौकन्ना था। आज उसे नींद में गाफिल नहीं होना था। मदहोश करने वाली वह गंध जैसे ही बढ़ने लगी, शरद ने लपक कर तकिए के नीचे से एक छोटी सी पोटली निकाली और सूंघ ली। हींग की तीखी गंध से उसकी मदहोशी गायब हो गई। वह सोने का बहाना किए पड़ा रहा। कुछ देर में ही रसोई से हल्की आवाजें आनी शुरू हुई। शरद ने धीरे से कोई छुपाई हुई चीज बिस्तर के नीचे से निकाली और दबे पांव रसोई की ओर बढ़ चला। रसोई में प्रीति की उपस्थिति मात्र से ही वह भाव विहल हो उठता, पर आज उसे खुद की भावनाओं पर काबू पाना था। प्रीति अथक परिश्रम से मसाला पीसने में व्यस्त थी। बट्टे की खटखट की आवाज से उसे अपने पीछे होने वाली हलचल का आभास जरा देर से हुआ। पीछे पलटते ही वह चित्कार कर उठी। उसकी साड़ी के पल्लू का कोना भीगा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, शरद झटके से वह कोना कैंची से काट चुका था। ना ना, नहीं नहीं, ये क्या किया आपने, क्यों किया आपने? वह सिसक उठी। प्रीति, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, हमेशा। मैं और बच्चे नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। मैं थी ना यहाँ, फिर ये क्यों किया आपने? ये ना करता तो कुछ समय बाद ही जाने का बाध्य हो जाती तुम सिर्फ नया जन्म पाने तक ही यहाँ थी। फिर हमारा क्या होता? क्या आप नहीं जानते कि मुझे मुक्ति मिले? आप इंसान हैं, इंसान की मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन हम मर चुके हुए को नए जन्म द्वारा नए शरीर में जाना होता है। अगर शरीर न मिले तो आजन्म प्रतीक्षा में भटकना पड़ सकता है, प्रेत योनि भोगनी पड़ सकती है। मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि सूक्ष्म शरीर में ही सही तुम हमारे साथ रहो। जब तक मैं हूँ तब तक मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। शरद बच्चों की तरह जिद करते हुए दौड़ा और वह टुकड़ा एक डिबिया में बंद कर अलमारी की तिजोरी में रख दिया, जहाँ यक्षिणी यंत्र और माँ चामुंडा यंत्र के साथ अन्य तांत्रिक सामग्री रखी थी, जो उसे राजेश उपलब्ध करवा कर गया था। प्रीति जानती थी वह तिजोरी तक नहीं पहुंच सकती, और शरद की जो हालत थी वह समझाने पर भी नहीं समझता। लिहाजा प्रीति ने हार मान ली। वह वहाँ रहने लगी। वह सिर्फ शरद को दिखती, बाकी सबके लिए वह दिवंगत थी। घर के सारे काम फिर से सुचारू रूप से चलने लगे। शरद प्रीति के होने के एहसास मात्र से खुश था, बेहद खुश। उसकी खुशी देखकर प्रीति ने जाने की जिद करनी छोड़ दी। 12 वर्ष गुजर गए। शरद और प्रीति के सबसे बड़े बेटे की आज सगाई थी। घर में खुशी का माहौल था। सारे काम आज निपटने के बाद शरद कमरे में आया, जहाँ प्रीति उसका इंतजार कर रही थी। देखा प्रीति, दिन कैसे गुजर गए तुम्हारे साथ? पता ही नहीं चला कब बच्चे इतने बड़े हो गए। तुम खुश हो ना? शरद ने उत्साहित होकर पूछा। जी, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि नाचने को जी कर रहा है, और आज आप मुझे अपनी खुशी जाहिर करने से रोकेंगे नहीं। प्रीति इशरार करते हुए बोली। नहीं रोकूंगा, नाचो आज जी भर के, मैं भी साथ में नाचूंगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। हाँ बोलो ना। कम से कम आज इस खुशी के मौके पर मेरी साड़ी का वह टुकड़ा लौटा दीजिए। मैं दिल खोल कर आंचल भर कर अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगना चाहती हूँ। आप मना नहीं करेंगे? पहली बार प्रीति इस तरह कुछ मांग रही थी।
शरद मना कैसे करता। शरद ने फौरन तिजोरी खोल डिबिया से वह टुकड़ा निकाल प्रीति के हाथ में रख दिया। प्रीति की आंखों में आज अभूतपूर्व चमक थी। उसने गांठ लगाकर वह टुकड़ा अपने पल्लू में बांधा और लहरा उठी। गोल गोल चक्कर तेज और तेज होते गए, इतनी तेज कि शरद को चक्कर आ गए। वह सर पकड़कर वहीं बैठ गया। भड़ाक की आवाज के साथ खिड़की के पल्ले खुले और भौचक्का सा शरद हवा में उड़कर ओझल होता वह पल्लू देखता रह गया। प्रीति, वह बुदबुदाया। खिड़की से एक झोंका अंदर दाखिल हुआ, जैसे कोई फुसफुसाया हो। मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे सारे फर्ज पूरे हुए, अब मत रोकना। अगर सच्चे दिल से प्यार किया है तो अब मत रोकना। अब मुझे जाने दो। और एक अति शीतल स्पर्श छूकर उसे विलीन हो गया। खिड़की के पल्ले अब भी खड़खड़ा रहे थे। शरद ने आंसू पोंछे और आसमान की ओर देखकर हाथ उठा दिए। तो मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में खींच लाने का अपराधी हूँ। मैं स्वार्थी बना रहा, तुम फर्ज निभाती रही। मुझे माफ कर दो। ईश्वर तुम्हें मुक्ति दे प्रीति। सच में दोस्तों, बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी थी। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक ना पाएं। और वाकई एक माँ ही अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए ये सब सोच सकती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।